हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका इंतजार होता है खत्म और बीटीसी के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं बीटीसी के बच्चों के लिए और जो मैथमेटिक्स के अंक गणित के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनको स्टार्ट करने वाले बच्चों के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट वाले बच्चों के लिए आज लेके आए हैं आपके सामने मैथ की पहली क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर में। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज बीटीसी की गणित की क्लास। तो आप एक शानदार क्लास पाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीटीसी की गणित का प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। संख्याएं क्या होती है, संख्याओं क्या होता है, इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या। अच्छा, तो बेसिक में जो संख्या, वास्तव में संख्या होती क्या? सब लोग जानते हैं संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 वगैरह सब संख्याएं हैं। लेकिन संख्या अगर कही जाए तो संख्या की खोज किसके लिए हुई है? तो संख्या की खोज हुई भैया, कोई वस्तु कितनी संख्याएं हैं, किसी वस्तु की कितनी संख्या है या कितनी वस्तुएं हैं, इस बात का बोध कराने वाली, इस बात का जिससे बोध होता है वही कहलाती है संख्या। और संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, गणितज्ञों के द्वारा कुछ प्रतीक बनाए गए। उन प्रतीकों को हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक क्या होते हैं भैया? संख्याओं को जिन प्रतीकों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उन प्रतीकों को संख्यांक कहते हैं। देवनागरी भाषा में बात कर लें तो एक को, कोई वस्तु अगर एक वस्तु है तो उसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं 1 से, 2 वस्तुओं को 2 से प्रदर्शित करते हैं, 3 वस्तुओं को 3 से, 4 वस्तुओं को 4 से, 5 वस्तुओं को 5 से, ऐसे ही 9 तक। अब वही हम बात कर ले संख्याओं को रोमन भाषा में, तो रोमन भाषा में 1 को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए आई भी, 5 को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, 6 को भी आई से, 7 को भी डबल आई से, 8 को भी ट्रिपल आई से, 9 को आई एक्स से, और 10 की बात कर लीजिए तो 10 को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से। उसके बाद के जो नंबर है 11 के लिए ऐसे ही इन सबको एक साथ लेते जाइए। एक्स को आई के साथ लेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 के साथ लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 के साथ ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, एक्स आई भी ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, एक्स भी लेंगे तो 15 हो जाएगा, ऐसे ही चलते जाइए। एक्स आई एक्स तक जाएंगे तो 19 हो जाएगा और डबल एक्स कर दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए। अब डबल एक्स के बाद फिर से वैसे ही लगा लीजिए, डबल एक्स आई कर लेंगे तो 21 हो जाएगा, डबल एक्स डबल आई कर लेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, डबल एक्स ट्रिपल आई कर लेंगे तो 23 हो जाएगा, डबल एक्स आई भी कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, डबल एक्स भी कर लेंगे तो 25 और डबल एक्स आई एक्स कर लेंगे तो 29 और जैसे ही ट्रिपल एक्स करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 30। तो याद रखिएगा 30 के बाद तो लगाओगे आप, बट याद रखिएगा इसको हम दिखाते हैं जो 14 होता है, 14 के लिए 4 टाइम 4 का यूज नहीं करेंगे, यानी कि ट्रिपल एक्स आई होगा 31, ऐसे ही चलते चले जाइए, ट्रिपल एक्स आई एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 39, लेकिन जैसे ही 40 आएगा उसको हम लिखेंगे एल एक्स, तो 41 को एल एक्स आई, ऐसे ही चलते चले जाइएगा, एक्स डबल आई ट्रिपल आई भी यानी कि एल एक्स भी लिखेंगे तो 45 और जैसे ही आप 50 की बारी आएगी तो एल हो जाएगा 50 के लिए। 49 की बात करोगे आप तो क्या लिखोगे उसकी जगह एल एक्स आई एक्स, ये हो जाएगा 49 और यल होता है आपका 50। तो 50 के बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, एल आई करेंगे, एल डबल आई करेंगे, ऐसे ही चलते चले जाइए। और आपका जो 90 होगा याद रखिएगा 90 होता है एक्ससी, एक्ससी होता है 90 और फिर एक्ससी आई करते हुए चले जाइए, सी से होता है 100, सी से होता है आपका 100 और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, डबल सी
200, ट्रिपल सी होगा तो 300, और जैसे ही आप कैपिटल डी जाएंगे तो याद रखिएगा कैपिटल डी आपका होगा 500। कैपिटल डी से आपका 500 होता है। तो 400 के लिए याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप देखिए एलेक्स आपने लिखा था ना 40 के लिए आपने लिखा था एलेक्स आपका 40 के लिए हुआ था। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक इसी तरह से आपको पता है सी से 100 होता है, तो आप इसको डीसी लिख देंगे, सीडी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार से डी से 500 आपका हो जाएगा। और याद रखिएगा 1000 के लिए यूज किया जाता है एम का, एम से आपका होता है 1000। अब चलिए तो रोमन अंक में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना, रोमन अंक में हम लोग स्टार्ट, तो हम लोग आज की डेट लिखना शुरू करते हैं। एम से आपका 1000 होता है, डी से 500 होता है, बाकी सारी चीजें आप जान ही हैं। आज की डेट को हम लोग लिखते हैं रोमन अंक में। चलिए आज की डेट है, आज आप सभी लोग होलिका दहन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। होली की आप सभी को ढेर सारी अपार प्रेम और ढेर सारा आपको शुभकामनाएं आज के इस पावन त्योहार के लिए। और हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आज है, आपको भी पता है आज की तारीख है 7/3/2023। तो प्यारे बच्चों आज की डेट को हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं। 7 को क्या बोलते हो आपको ही पता है, रोमन अंक में बी डबल आई लिख दोगे। 3 को मार्च वाला महीना है तो इसको लिख सकते हो ट्रिपल आई। और जरा देख लो ध्यान से, 2023 को लिखना है तो एम लिख दो आप, तो 2000 हो जाएगा। 1000 और 1000 मिलके क्या हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। 23 को क्या लिख सकते हैं, 20 को आपको पता है डबल एक्स लिखते हैं, और इसके साथ 3 लगा लीजिए, आपका हो गया 2023। तो इस प्रकार से आप डेट को लिख सकते हैं रोमन अंक में। तो प्यारे बच्चों रोमन अंक की बात करते हैं समाप्त। तो आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो हमारी भाग लिपि है, जो हिंदी भाषा की लिपि है, वो आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक उसी तरह से जो संख्यांक है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 9 के लिए 9 तक का उपयोग किया जाता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी संपूर्ण विश्व में जब बात करते हैं हम अंकों की, तो उसे भी इन्हीं अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान की। प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी अंक का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होती है, थोड़ी हम उसकी बात कर लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जरा देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है जो पहला अंक होता है दाईं तरफ से उसे हम इकाई कहते हैं, याद रखिएगा। और जो दूसरा अंक होता है उसे दहाई कहते हैं। तीसरे अंक को आप सैकड़ा कहते हो, चौथे अंक को आप 1000 कहते हो, उसके बाद के अंक को 10,000 कहते हो। तो ऐसे ही आपको पता है, अब आपको इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब सपोज करिए आपके पास कोई अंक है, कोई संख्या है 80,253। सपोज करिए आपके पास एक नंबर है, और आपने को इसमें प्रत्येक अंक का आपको स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो याद रखिएगा इकाई के अंक की जो प्लेस वैल्यू होती है वो उस संख्या में 1 का गुणा कर देने से प्राप्त हो जाती है। दहाई के अंक की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें 1 का गुणा करिए, बट 1 0 के साथ, यानी कि 10 का गुणा करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 50। ऐसे ही अगर आपको 8 की चाहिए प्लेस वैल्यू, तो 8 गुणे आपको करना पड़ेगा 1 के आगे 1 2 3 4 0, यानी कि 10,000 का गुणा करोगे तो आएगा 80,000। 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80,000। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस तरह से निकलेगा आपका स्थानीय मान। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वर्गमान, हर अंक का अपना एक निश्चित मान होता है, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, स्थानीय मान आपका हो गया। एक सिंपल सी बात है जिसको आप जानते हैं, इसे तो आप कर ही ले जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रकारों का। आपने नाम सुन रखा होगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इन सब का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आपके सामने हम लेकर आए हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको आप नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याओं को आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और भी एक चीज याद रखिएगा, नेचुरल नंबर को गणन संख्याएं भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर को गणन संख्याएं भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल एन में कौन कौन आता है, पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाता है। तो एन नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। उसमें क्या क्या आता है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक चले जाइए। ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। अब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं की कुछ विशेषताओं की भी बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, या प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन है, तो याद रखिएगा 1। प्रथम प्राकृतिक संख्या आपकी 1। अब याद रखिएगा 1 के पहले कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दें, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं में 1 जोड़ देने पर प्राप्त जो नई संख्या होती है उसे हम परवर्ती, कौन सी संख्या कहते हैं भैया, परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, याद रखिएगा ये सब चीजें एक ही हैं, या उत्तरवर्ती संख्याएं कहते हैं, या उत्तरवर्ती संख्याएं कहते हैं। सपोज करिए 5 का उत्तरवर्ती कौन होगा, तो 5 + 1 कर देने पर आपको 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये जो 6 है, यह 5 का परवर्ती कहिए, अनुवर्ती कहिए, उत्तरवर्ती कहिए, कुछ भी कर लीजिए। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उस संख्या का की परवर्ती, अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती संख्या करते हैं। याद रखिएगा परवर्ती, ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्ववर्ती हुआ तो किसी भी संख्या में, सपोज करिए हमको 5 का पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब दी गई संख्या में से 1 घटाने पर। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त जो नई संख्या होती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या, 5 की पूर्ववर्ती संख्या आपकी 5 - 1 = 4 होगी। तो आपको अगर पूर्ववर्ती संख्या चाहिए तो किसी भी दी गई संख्या में से 1 घटाइए और आपको मिल जाएगी उसकी पूर्ववर्ती संख्या। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पूर्ववर्ती और परवर्ती में यही अंतर है। और याद रखिएगा 1 की अगर हम परवर्ती देखें तो 1 में से 1 तो आप घटा सकते हो, 0 आ सकता है, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 की कोई प्राकृतिक परवर्ती संख्या नहीं है। एक बात याद रखिएगा, प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछेगा तो 1 की कोई भी प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। लेकिन अगर केवल 1 की पूर्ववर्ती पूछेगा, याद रखिएगा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे कह दिया कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तब तो 1 में से 1 आप घटा दोगे और आपको 0 मिल जाएगा। तो 0 उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, लेकिन प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 1 की कोई भी प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, पूर्ववर्ती संख्या तो होती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, कहानी खत्म हो गई। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 भी है, यदि आपको पता चल ही चुका है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो प्यारे बच्चों बात कर लीजिए आप पूर्ण संख्या, याद रखिएगा। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अब हम बात जब करेंगे पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की, तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देने पर, 0 को आप इसमें क्या कर लिए भैया, सम्मिलित कर लिए,
तो जो संख्याएं प्राप्त हुई 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक जो संख्याएं प्राप्त हुई उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। इनको W से आप प्रदर्शित कर सकते हो। W में क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे ही इनफाइनाइट तक आएगा। तो कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस चैनल को शेयर करिए और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्वाला सर, आपको क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। तो पूर्ण संख्याएं समझ में आई आपको? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती है बच्चा? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? पूर्णांकों की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? पूर्णांकों की बात करते हैं। पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक में कौन कौन आता है? याद रखिएगा, 0 तो आएगा ही, 1, 2, 3 तो आएंगे ही, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक। और ये ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, -1, -2, -3, -4, -5 और -इनफाइनाइट भी आएंगे। तो आप क्या कहेंगे? पूर्णांक क्या होते हैं? शून्य में, या कह लीजिए किसको कहें? शून्य, धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याओं, सभी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर आई में आपका 0 होता है, ±1 होगा, ±2 होगा, ±3 होगा, अप टू इनफाइनाइट तक चले जाइए। तो इंटीजर्स में क्या क्या होता है याद रखिएगा? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सबको मिला करके क्या बनता है? आपका इंटीजर बनता है। तो शून्य के साथ सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम इनको अलग अलग दिखाएं तो धनात्मक पूर्णांकों को आई पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 2 तक आएगा। और अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करें तो आई निगेटिव होगा, उसमें -1, -2, -3, -4, -5 और तक। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 0 शून्य बड़ी स्पेशल नंबर है। किसी के आगे जुड़ जाए, किसी के सामने आके जुड़ जाए तो उसका अंक बढ़ा देती है, और किसी में गुणा हो जाए तो वैल्यू शून्य कर देती है। तो कुछ विशेषताएं याद रखिएगा। अगर शून्य में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य आएगा, और किसी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। यह बात याद रखिएगा। किसी भी संख्या में अगर हम किसी संख्या में 1 में 0 की भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। किसी भी शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो शून्य हो जाएगा। इन बातों को याद रखिएगा। और शून्य का किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो प्यारे बच्चों और याद रखिएगा, शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है भैया। न ऋणात्मक के साथ रहेगा न धनात्मक के साथ रहेगा। तो शून्य क्या है? न धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी बात हो गई पूर्ण संख्याओं तक। अब बात कर लेते हैं किसकी? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ सम संख्याओं की बात कर लीजिए। सम संख्याओं की बात कर लीजिए, जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। 2 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाएंगे। तो ये सारी संख्याएं क्या है भैया? सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती। बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की, ऑड नंबर्स की बात कर लेते हैं भैया। विषम संख्याएं जिनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं,
ये जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो ऑड नंबर्स कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ही अप टू डॉट डॉट चलते जाइए इनफाइनाइट तक। ये सारी नंबर्स हो जाएंगे आपके विषम संख्या। तो प्यारे बच्चों, अगली बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। जरा जल्दी देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है प्यारे बच्चों, जरा देख लीजिए। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं क्या है, आप कहोगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं हो सकता। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, जहां दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन ऐसे पूर्णांक होने चाहिए कि Q जो हो वह 0 न हो। तो देखते हैं क्या 3 परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। क्या 0 परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 8 परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम इसे 8/1 लिख सकते हैं। -3 परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, -3/1 लिख सकते हैं। 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 4/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 9/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक होने चाहिए, वह धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस याद रखिएगा जो Q वाला जो पूर्णांक है 0 भी ऊपर हो सकता है, P की वैल्यू 0 हो सकती है, बस जो हर है जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं आपके क्या, परिमेय संख्या। बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर्स की। तो ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं नहीं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती। जैसे करड़ी में एक ऐसा नंबर जिसकी टोटल वैल्यू, जैसे करड़ी में 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और आगे जाती जाएगी। तो करड़ी में 3 क्या है, करड़ी में कोई ऐसा नंबर जिसकी जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो वह किसके अंतर्गत आती है, वह आती है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। करड़ी में 7 हो गया, अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा अगर हम अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ भी दें तो वह भी क्या होती है, वह भी अपरिमेय संख्या ही होती है।